Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss about Vision IS monthly compilation of August 2020. Before starting this lecture, there are few announcements regarding our channel that in our channel we used to discuss the daily current affair of Inside IS. Okay, Inside IS daily current affair we used to discuss. Along with this, we have started a lecture series where we had covered the videos from the Lakshmikant book. Okay, entire Lakshmikant book in the format of a mind map. Okay, in the format of mind map, so that it will be help you during the revision of a exam. So if you have not seen these videos, then please go to our channel and please do see this video. Okay, and I'm also going to provide this the link of this video in the description, so interested one can see this. And if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe, and let's start the topic that we are going to discuss today. And today we are going to discuss particularly the polity and the constitution part. Okay, polity and the constitution part, the five topic that we are going to discuss today, which include the article 370, contempt of court, subcategorization of both other backward classes, that is OBC, demand for the sixth schedule status, and the fifth one is a national recruitment agency. Okay, these are the five topics that we are going to discuss. So let's start. And the regarding the other topics, I'm going to make a videos. Okay, after the international affairs, economy, and later security, environment, and all other parts I'm going to cover over a period of a time. Okay, so stay connected to our channel. Starting with the first news from Polity and Constitution, the first news is related to the Article 370. Okay, then why it is recent in news? As we know that last year in August there was a abrogation of Article 370 and also the आर्टिकल 35A. ठीक है, एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था, जो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 और 35A से दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, वो एब्रोगेट हो गया था ऑन अगस्त 2019. इसलिए इन अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर है इसमें आर्टिकल 39 का जिक्र हुआ है, इसलिए हमको पढ़ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. ठीक है, स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड देखा जाए तो जो ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन हुई थी इन 1948. ठीक है, वो साइन की थी बाय इंडियन गवर्नमेंट विद द रूलर ऑफ कश्मीर. ठीक है, कश्मीर के रूलर के साथ साइन हुई थी टू प्रोटेक्ट द कश्मीर फ्रॉम द पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान के एग्रेशन से कश्मीर को प्रोटेक्ट करने के लिए 1948 में ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन हुई थी. ठीक है, तो इससे इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था, जो आर्टिकल 370 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया एंड उसको इंक्लूड कर दिया गया इन द पार्ट 21. ओके, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें एक टेम्पररी ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविजन और स्पेशल स्टेटस दिया गया था ऑफ टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, एज पर द आर्टिकल जो सेंटर के जो लॉज थे, ठीक है, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, और उसके साथ साथ काफ़ी सारे स्पेशल प्रोविजन उनको दिए थे, जैसे कि जो स्टेट में जो रिसाइड करते थे, मतलब जो उस स्टेट के रेसिडेंट थे उनके लिए एक सेपरेट सेट ऑफ लॉ थे, जहाँ पे वहाँ पे उनके उस लॉ में जो सिटीजनशिप है या ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी है, सेपरेट पीनल कोड और फंडामेंटल राइट रिलेटेड उनके एक सेपरेट लॉज थे. ठीक है, उसके साथ साथ जो आर्टिकल 35A था, ठीक है, आर्टिकल 35A में स्पेशल प्रिविलेज दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में जो रिसाइड करते थे उनको, कि उनको जो परमानेंट रेसिडेंट थे उसको स्पेशल राइट और प्रिविलेज दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन से. ठीक है, इन अगस्त 2019 को क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रोमोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जिससे जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का वो रिमूव हो गया. ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ था पार्लियामेंट में, जिसके वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट हो गया. द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट रहेंगी, और था कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ठीक है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेजेंस नहीं होगा. ठीक है,
उसके पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है कि रिसेंटली काफी सारे पिटिशन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 साइन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो कौन से जो पिटिशन है वो है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक पिटिशन साइन हुई है रिलेटेड टू द कि क्यों ये जो 370 आर्टिकल है वो एब्रोगेट किया गया, ठीक है। और एक पिटिशन साइन हुई है कि जो आफ्टर जो लॉकडाउन चल रहा है रिसेंटली, ठीक है, उसमें जो है वो 4G कनेक्शन जो है वहाँ पे रेसिडेंट मतलब वहाँ के जो लोकल्स है उनका जो 4G कनेक्शन ऑफ इंटरनेट है वो बंद करा दिया गया है, जिसके वजह से भी फॉर रिस्टोरिंग ऑफ अ 4G सर्विसेज का भी एक पिटिशन साइन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एनालाइजिंग द डेवलपमेंट सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, हम देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसका प्रॉपर एनालिसिस देखते हैं आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, क्या डेवलपमेंट हुए मैं पहले वो डिस्कस करती हूँ, उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस पार्ट बताती हूँ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट जो है द मेजर्स वेयर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द डेवलपमेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर। कौन से मेजर्स लिए गए फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो सबसे पहले जो जनवरी 2020 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रांटेड किया एक पैकेज 80,000 करोड़ का, ठीक है, 80,000 करोड़ का पैकेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अलॉन्ग विद दिस जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है उन्होंने काफी सारे जो मतलब प्रोजेक्ट्स हैं वो साइन किए हैं कश्मीर रीजन में, इंक्लूडिंग द श्रीनगर जम्मू लखनपुर हाईवे, ठीक है। ऐसे काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो रोड एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने वहां पे असाइन किए, ठीक है। अभी इसका डेवलपमेंट पार्ट का अपन एनालिसिस देखे हैं। जो डेवलपमेंट अगर इस रीजन में होगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा उस रीजन में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्रिएशन ऑफ जॉब, उसके साथ साथ जो मिलिटेंसी एक्टिविटी चलती है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होंगी, उसके साथ साथ जो स्ट्रेंथ होगा इकोनॉमी में, ठीक है। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्ट्री के डाटा के अकॉर्डिंग 168 ओके 168 MOU साइन हुए हैं, जिसका वर्थ है 13,600 करोड़, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी थे, टेरर एक्टिविटीज थे, वो रिड्यूस हुए हैं 36% आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड देयर इज ऑल्सो डिक्रीज इन 40% ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल यूथ इन द टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी लेजिस्लेटिव चेंजेस देखते हैं। लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या है, ठीक है। लेजिस्लेटिव चेंजेस ऐसे हैं कि आउट ऑफ 354 जो स्टेट लॉज है, ठीक है, इन द ईस्टर वाइल जम्मू एंड कश्मीर, उनमें से 164 जो लॉज है वो रिपेल हो गए हैं और 138 जो लॉज मॉडिफाइड हो गए, वाइल 170 जो सेंट्रल लॉज है हैज बीन मेड अप्लीकेबल, ठीक है। उसमें अभी एनालिसिस पार्ट देखते हैं कि जो ये लेजिस्लेटिव चेंजेस आने की वजह से एक प्रॉपर लॉ में जो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, ठीक है। There are several critical legislation passes by the government of India are now applicable to Jammu and Kashmir, ठीक है। लॉ एंड ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबल इन गवर्नेंस, एग्जाम्पल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। उसके साथ साथ लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनल सेक्शंस, ठीक है, मार्जिनल सेक्शन के प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो लॉज है वो भी अप्लीकेबल होंगे, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रिलेटेड एक्ट है 1954 का, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007, और जो एजुकेशनल राइट है फॉर द कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रन, ठीक है, राइट ऑफ अ चिल्ड्रन फॉर टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एरे ऑफ सेंट्रल स्कीम इन दिस रीजन, ठीक है। आफ्टर दिस एब्रोगेशन गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है जैसे कि आयुष्मान भारत, ठीक है, अटल पेंशन योजना, पीएम किसान, पीएम प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे जो स्कीम्स है वो भी अप्लीकेबल हो गया अभी जम्मू एंड कश्मीर। अलॉन्ग विद दिस जो नेशनल सैफ्रॉन मिशन है, ओके, ठीक है, जो नेशनल सैफ्रॉन मिशन है वो भी मतलब उसका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वो भी एक प्रॉपरली उसका जो कल्टीवेशन होगा वो भी प्रॉपरली एनालाइज किया जाएगा, उसको में भी डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। And along with this in the field of boosting tourism and connectivity is also going to increase in the areas of Jammu and Kashmir under the उड़ान scheme, ठीक है, उड़े देश का आम आदमी, ठीक है, उड़ान scheme, ठीक है। along with this establishment of AIMS hospital, ठीक है, and find new medical college, and there is also increment in the minor means the scholarship for the minorities, okay।
एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आफ्टर देम दे आर डिक्लेयर्ड एज ए यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या है? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखे जाए तो जो भी मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, बिफोर मतलब एब्रोगेशन जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्क में काफी सारे ओवरलैप हो रहे थे, तो उनका मर्जर या उनमें एक प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन का सेटअप होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ जो 7th पे कमीशन है, ओके, 7th पे कमीशन का जो बेनिफिट है वहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर को वहाँ पे मिलेगा। उसके साथ साथ 10,000 वैकेंसीज इन गवर्नमेंट in Jammu and Kashmir at all the level has been identified for the recruitment in various government department. Okay, 10,000 जो vacancies है वो आइडेंटिफाई हुई है फॉर द रिक्रूटमेंट इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अलॉन्ग विद दिस काफी सारी जो वैकेंसीज है वो भी फुलफिल किए जाएंगे। ठीक है, डायल्यूशन इन द डोमेशियल लॉ आफ्टर आर्टिकल 35A वाज रिपील। अभी जब जो आर्टिकल ऑब्वियसली जो आर्टिकल 390 वो उसका एब्रोगेशन होने के बाद जो आर्टिकल 35A है वो भी कहीं ना कहीं रिपील हो ही गया है। ठीक है, तो उसके जो जो 35A था उसमें जो डोमेशियल लॉ रिलेटेड जो था वो भी प्रोविजन जो डायल्यूट हो गया। ठीक है, जो 35A के अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो पार्लियामेंट ने डिफाइन किया है कि पार्लियामेंट हैज रीडिफाइन द डोमेशियल लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर। उन्होंने रीडिफाइन किया है जम्मू एंड कश्मीर के लॉ में एज दोज हु हैव बीन रिसाइड फॉर द 15 पीरियड ऑफ 15 ईयर इन द यूटी और हैव स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर एंड appeared in class 10th and 12th एग्जाम इन द रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पार्लियामेंट ने ऐसे डिफाइन किया है कि डोमेशियल इन जम्मू एंड कश्मीर की जिसने रिसाइड किया है 15 ईयर में या किसी ने जो 7 ईयर तक वहाँ पे एजुकेशन लिया है जो क्लास 10th और 12th का। ठीक है, और डोमेशियल इंक्लूड डोमेशियल इज नाउ ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर द चिल्ड्रंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसके पेरेंट्स जॉब करते हैं उनके लिए भी। ठीक है, एंड ओवर द 4 लाख पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इशूड अ न्यू डोमेशियल सर्टिफिकेट भी उनको मिल गया है। 4 लाख पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी इनका बेनिफिट क्या है न्यू जो डोमेशियल लॉ है उनका? ठीक है, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रीज एंड एमएनसी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कैटलिस्ट की तरह रोल करेगा इन केस ऑफ एमएनसीज एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो कैसे रोल करेगा? ठीक है, इट इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ लैंड विच ड्रॉ मोर इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट बूस्टिंग द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कि ये कहीं ना कहीं जो डोमेशियल लॉ है उसके कारण काफी सारे जो इंडस्ट्रीज है या एमएनसी है उनको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, जिसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बूस्ट करने में हेल्प होगी। उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड पोस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर उनको भी सेम बेनिफिट मिलेंगे जो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए अप्लीकेबल है, जैसे कि उनके स्टूडेंट उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मतलब जो स्कॉलरशिप रिलेटेड प्रोविजन है या एडमिशन रिलेटेड प्रोविजन है वो सारे अप्लीकेबल होंगे अभी भी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके साथ साथ इंटीग्रेशन ऑफ अ सोशल फैब्रिक अंडर द न्यू डोमेशियल। ठीक है, by guaranteeing a domicilial status to the marginalized sections such as the Western Pakistan refugee, member of Valmiki community settled in the various part of Jammu and Kashmir, other migrant etc. will able to enjoy a diverse employment opportunity in the state administration. इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक स्टेटस के जो मतलब जो चेंजेस लाए हैं उसके वजह से जो सोशल फैब्रिक है न्यू डोमेशियल लॉ की वजह से इंटीग्रेटेड हो जाएगा। वो कैसे कि जो डोमेशियल स्टेटस है वो जो मार्जिनल सेक्शन है जैसे कि वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी है या वाल्मीकि कम्युनिटी के पीपल्स है उनको भी वो उनको एक प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी और वो डाइवर्स एम्प्लॉयमेंट में भी मतलब काफी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट की जो राइट्स है वो भी एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, एंड दिस डोमेशियल जो चेंज है वो कहीं ना कहीं एंटायर चेंजेस इन द डेमोग्राफी मेकअप ऑफ दैट रीजन। ठीक है, सेवरल चेंजेस आर टेकन टू कंटेन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड मेंटेन पीस इन द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्वियसली हम जैसे जानते हैं कि काफी सारे वायलेंट प्रोटेस्ट हमेशा होते ही रहते हैं। ठीक है, कर्फ्यू वगैरह लगता रहते हैं, उसके रिलेटेड क्या प्रोविजन लिए है? ठीक है, जो एक्सटेंडेड कर्फ्यू वेयर प्लेस्ड इन द सर्टेन एरिया। ओके, कर्फ्यू का एक्सटेंड हुआ काफी सारे एरियाज में। उसके साथ साथ जो है कंटिन्यूस डिटेंशन ऑफ अ पॉलिटिकल प्रिजनर अभी भी चालू है। टेलीफोन जो लाइन्स है, मोबाइल कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विसेज है इनिशियली स्टॉप की गई है और 4G नेटवर्क का है अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है। ठीक है, इसके वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है जैसे हम जानते हैं कि जो जॉबलेस, ठीक है, जॉब काफी सारे कम हो गए हैं इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में काफी सारे नियरली अबाउट 1 लाख, ठीक है, 1,44,500 जॉब जो है वो कश्मीर पीपल्स ने लॉस किए इन केस पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ टूरिज्म एंड हैंडीकेयर। ओके, हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर है वहाँ पे। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स को भी
कम इंटरनेट स्पीड के वजह से ऑब्वियसली उनके जो एजुकेशन है जो अभी ऑनलाइन हो गया है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो गया है। हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो डॉक्टर वेयर अनएबल टू कीप द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द हेल्थ केयर, ठीक है, डॉक्टर को भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में ड्यूरिंग द पैंडेमिक वो भी कहीं ना कहीं इनेबल हो रहा है, मतलब उनको डॉक्टर्स को भी जो नए हेल्थ केयर के रिलेटेड डेवलपमेंट हुए वो भी उनके तरफ पहुंचने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। इसके साथ साथ जो प्रोलॉन्ग डिटेंशन ऑफ अ पॉलिटिशियन है वो भी कहीं ना कहीं उनके जो ह्यूमन राइट है या पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी है वो भी थ्रीटन कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको भी हार्म कर रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द डिप्लोमेटिक एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। डिप्लोमेटिक एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट में देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 का, उस टाइम पे उन्होंने ऐसे डिफाइन किया था कि इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ठीक है, उन्होंने ऐसे क्राइसिस उसको बोला था। उसके साथ साथ जो परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, दैट इज ओके, जो परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएन सॉरी जो यूएन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, एंड द अलाइन जो थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान और चाइनीज ने भी रिक्वेस्ट किया था क्लोज कंसल्टेशन ऑन कश्मीर, ठीक है, और जो कंट्रीज है जैसे कि टर्की एंड मलेशिया क्रिटिसाइज किया था द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इन जम्मू एंड कश्मीर वैली, ठीक है, उन्होंने यूनियन असेंबली में जो टर्की एंड मलेशिया उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था जो जम्मू एंड कश्मीर वैली में जो कि रेस्ट्रिक्शन लाया है, वो सारे जो कंसर्न थे कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है कश्मीरी पीपल का, ठीक है। तो इसके बिहाफ में जो देखा जाए उसका एनालिसिस, तो पाकिस्तान ट्राई टू इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू इन द यूएनएससी, ठीक है, वो खुद से अपनी इंटेंशन से पाकिस्तान जो है वो जो यूएनएससी में नहीं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में खुद से वो इशू अराइज करना चाह रहे हैं कश्मीर का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑब्वियसली जो इंडिया का जो एक पोजीशन है वो कहीं ना कहीं डाउन करने का वो पाकिस्तान का जो एक मेन मोटिव दिखाई दे रहा था, ठीक है। और उसके साथ साथ जो इंडिया का साइड ऐसा है कि इट इज अ बायलैटरल, ओके, एक मतलब जो कंट्री के बीच में हो रहा है या दो कंट्री का बीच का इशू है, सो नाइदर इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट अदर कंट्री शुड इंटरफेयर इन दिस मैटर, ओके, ऐसा स्टैंड लिया है इंडिया ने, ठीक है। तो कंक्लूजन हम ऐसा कर सकते हैं कि आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन सॉरी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, ठीक है, जो स्पेशल स्टेटस रिमूव हो गया है जम्मू एंड कश्मीर का अंडर द आर्टिकल 370, वो कहीं ना कहीं एक न्यू एम्बिशियस रोड मैप इस्टेब्लिश कर रहा है जहाँ पे पीस और प्रोग्रेस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस उस एंटायर रीजन में डेवलप करने का। उसके साथ साथ जो बाइफर्केशन हुआ है टू यूनियन टेरिटरी का, इसके वजह से जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको ज़्यादा मतलब आउटरीच मिला है टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक डिस्कोर्स, ओके, अलॉन्ग विद दिस द यूथ जो है उनको काफ़ी सारे चांसेस मिले हैं कि वो ज्वाइन करे सिक्योरिटी फोर्सेस या सिविल सर्विसेज, ठीक है, और जो पीपल्स है वहाँ के उनको भी काफ़ी सारे जो राइट्स है जो लोकल मतलब बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया को मिलते हैं वो भी एक्सटेंड हो गए हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं लीड करता है फॉर द डेवलपमेंट, ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज जो लोकल बॉडीज है एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर अमंग द यूथ एंड रिस्टोरिंग ऑफ इंटरनेट एक जो है अगर वो अच्छे से अभी इम्प्लीमेंट हो गया तो जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस रीजन का और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ सकता है, ठीक है। एंड रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, रिसेंटली हम जानते हैं कि जो एक लॉयर एक्टिविस्ट थे प्रशांत भूषण, उन पे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो लगा है, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रेफर टू द ऑफेंसेस ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द डिग्निटी और द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने डिसरिस्पेक्ट दिखाया है टू द डिग्निटी और द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट तो उसको कंटेम्प्ट करके हम बोला सकते हैं, ठीक है। तो कंटेम्प्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टैंडनियस अटैक दैट लोअर्स द ऑथोरिटी डिफेम इट्स इमेज पब्लिक इमेज, ठीक है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में मेन मोटिव ऐसा होता है कि वो कोर्ट को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द वेरियस केसेस सच एज द मतलब जो कोर्ट की इमेज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कम ना हो या पब्लिक इमेज कम ना हो, उसके साथ साथ पब्लिक का जो फेथ है वो कहीं कम ना हो, इसलिए जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू कोर्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अभी जो आर्टिकल्स दिखते हैं उसके रिलेटेड, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल 261 says that full faith and credit shall be given throughout the territory of India to public act
records and judicially proceeding of a union and of एवरी स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 261 के अकॉर्डिंग कि जो इंडिया के टेरिटरीज हैं, ठीक है, आइदर यूनियन मतलब आइदर एनी स्टेट, ओके, स्टेट और यूटीज, उनको फुल फेथ है एंड क्रेडिट है कि वो जो एक्ट्स है, पब्लिक एक्ट्स जो रिकॉर्ड है और प्रोसीडिंग है, वो उसको मतलब उस प्रोसीडिंग को गो थ्रू कर सके। ठीक है, and the provision related to the contempt, okay, what are the provision related to the contempt? The contempt of the court is one of the reasonable restriction on a freedom of speech and expression under the article 19(2). ठीक है, जो freedom expression है article 19(2) का, वहाँ पे एक reasonable restriction है। ठीक है, constitutional provision देखा जाए तो contempt of court का, according to the article 129 of the constitution, the supreme court को power है कि वो punish कर पाए contempt of court के लिए। और same जो मतलब जो पावर दी है सुप्रीम कोर्ट को, सेम पावर दी गई है हाई कोर्ट को अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 215। ठीक है, एंड लेटर अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 142 क्लॉज 2, ओके, उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर टू मेक एन ऑर्डर फॉर सिक्योरिंग एनी पर्सन अटेंडेंस, प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और हैव द पावर टू गिव अ पनिशमेंट टू एनीवन फॉर दिस कंटेम्प्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो प्रॉपर एक प्रोसीजर हेल्ड कर सकता है फॉर द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर एनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट था 1971 का, वो डिफाइन करता था, दिस डिफाइन द कंटेम्प्ट। ठीक है, एंड दिस एक्सप्रेशन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट डिफाइन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए, जो एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। देखा जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, जो कंटेम्प्ट होता है वो सिविल एक कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल होता है। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट मतलब किसी ने विलफुली डिसओबीडियंस किया है एनी ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, एंड इफ देयर इज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब किसी भी पर्सन ने कुछ पब्लिकेशन हुआ आइदर इन द फॉर्म ऑफ स्पोकन, रिटन, वर्ड, साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदर एनीवाइज। ठीक है, तो उस मैटर्स को हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट बोला जा सकता है। ठीक है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में और काफी सारे केसेस आते हैं, इंक्लूडिंग द स्कैंडलाइजेशन और टेंस टू स्कैंडलाइज। ठीक है, जो और टू लोअर द लोअर और टेंट्स टू लोअर द ऑथोरिटी। ठीक है, किसी भी ऑथोरिटी को नीचा दिखाना, ओके, स्कैंडलाइज करना, टेंट टू स्कैंडलाइज, वो भी क्रिमिनल कंटेंट में इंक्लूड होता है। उसके साथ साथ प्रीजुडाइज और इंटरफेयर और टेंट्स टू इंटरफेयर, ठीक है, इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो उसमें इंटरफेयर करना या प्रीजुडाइज करना, ठीक है, या ट्राई टू इंटरफेयर ऑल्सो इंक्लूडिंग इन द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अलॉन्ग विद दिस कोई भी ऑब्स्ट्रिक्शन लाना, ठीक है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वो भी इंक्लूड होता है क्रिमिनल कंटेंट में। ठीक है, रिगार्डिंग द पनिशमेंट, ठीक है, वो पनिशमेंट कैसी दी जाती है? तो नियरली द पनिशमेंट इज अबाउट सिंपल इम्प्रिजनमेंट अप टू द 6th month और दे हैव टू पे द फाइन अप टू 200 रुपीज। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं। Before discussing the cases, I will go through some points from this topic कि अभी पनिशमेंट में देखे जाए तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होता है कि कोई भी जो प्रोसीडिंग हो रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, वो विद इन द 1 year मतलब हो जाए। ठीक है, विद इन द 1 year, ठीक है, वो जो केस है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द कंडेम्प्ट। ठीक है, एंड कुछ जो केसेस दिए हैं वो बताती हूँ, रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस। ठीक है, रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन ब्रह्मा प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस के अकॉर्डिंग क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट है कैन हेल्प द ऑर्डर टू कंसिडर एन ऑफेंस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पेसिफिकली प्रूव दैट द एक्चुअल इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हैज बीन कमिटेड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को व्हेन दे आर इम्प्लीमेंटिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उनको नेसेसरी नहीं है कि वो स्पेसिफिकली प्रूव करे कि क्या किस पार्ट में वो एक्चुअली वो इंटरफेयर कर रहे हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, वो कमिट करने का वो उनको नेसेसरी नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ जो सेकंड केस है रिलेटेड टू द स्कैंडलाइजेशन ऑफ अ कोर्ट, तो एक केस हुआ था पीएन दुआ वर्सेस शिव शंकर एंड अदर्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बताया था हेल्ड दैट द क्रिटिसिज्म ऑफ अ कोर्ट डज नॉट अमाउंट टू बी द कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, जो भी क्रिटिसिज्म कोर्ट के लिए किया जाता है उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही है। ठीक है, उसके रिलेटेड और काफी केसेस हुए थे, भरतनाथ मिश्रा वर्सेस रजिस्टर ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट जजमेंट। ठीक है, इस जजमेंट में ऐसा कहा गया था, द कोर्ट सेज दैट इन अ कंटेम्प्ट केस द कोर्ट हैज टू आस्क वेदर द vilification is of the judge as a judge or it is a vilification of a judge as an individual। ठीक है, तो जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है वो जज पर्टिकुलर पर्सन को एज ए जज करके हो रहा है या पर्टिकुलर पर्सन जो जज है एज ए इंडिविजुअल करके हो रहा है। ठीक है, इफ
इट इज लेटर इन द हैंड ऑफ अ जज कि वो प्रॉपरली उस केस को कैसे हैंडल करता है, ठीक है। ये डिसाइड हुआ था भरतनाथ मिश्रा वर्सेस रजिस्टर ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट के जजमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट केस था रिलेटेड टू द इंटरफेरेंस विद द ड्यू कोर्स ऑफ अ जस्टिस, ठीक है। इस केस के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो प्रीतम लाल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड दैट द to preserve the proceeding of the court from the interfering and to keep the stream of a justice pure, it become the duty of a court to punish the contemptor in order to preserve the dignity, ठीक है। to preserve the dignity of the court has a right to punish the person who has committed the contempt, ठीक है। द नेक्स्ट इज रिगार्डिंग एक्सेप्शनल क्या है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, कि किसी ने फेयर एंड एक्यूरेट प्रोसीडिंग दी, एक्यूरेट प्रोसीडिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग if there is any fair criticism, ठीक है। it is also exception in contempt of court. Along with this, the act of merely defamation act on the judges, it is not intent to interfere with the administration, ठीक है। कोई मतलब किसी का इंटेंट नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने का, तो उस केस में भी एक्सेप्शन है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एंड इन 2006 में अमेंडमेंट से ऐड किया था कि इफ देयर इज दैट ट्रूथ इज एज अ वैलिड डिफेंस, ठीक है। ट्रूथ को हम एक वैलिड डिफेंस कर सकते हैं कि दैट इफ देयर इज एनी ट्रूथ जो कन्वे किया गया है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं बोलेंगे। और डिफरेंट कंट्रीज में जो कंटेम्प्ट का केस है वो डिफरेंट टाइप से लिया जाता है, ठीक है। जो इंग्लैंड में है, जो कंटेम्प्ट का केस है वो अबॉलिश हो गया है सिंस 1930, ठीक है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो एक फेमस लॉयर है वहाँ के, उन्होंने कहा है वी डू नॉट नीड अ क्रिटिसिज्म नॉर वी वांट टू रिसेंट इट, ठीक है। जो लीगल प्रिंसिपल है दैट वन जज कैन नॉट बी जज इन देयर ओन केस, ठीक है, इंग्लैंड के केस में। और देखा जाए तो यूनाइटेड जो स्टेट है उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, तो अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन could not be silenced in pretext of a contempt of court, ठीक है। जो पब्लिक ओपिनियन है वो साइलेंस नहीं हो सकता इन द pretext of a contempt of court। और कनाडा में जो है observe that the court are free to criticize unless there is intimate danger to the administration, तो peoples को है मतलब peoples can criticize, okay, until there is a harm, any danger to the administration of a justice, okay, मतलब court can face any criticism। let इश्यूज देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिलेटेड, ठीक है। इश्यूज है कि देयर इज अ स्टिफल विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कंटेम्प्ट स्टिल हैज अ continue a strike, एक fine balance है between the need to uphold the majesty of a court and the administration of justice and the non-comparable fundamental right to freedom and speech of expression जो guaranteed की है आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, ठीक है। तो ऐसा बताया है कि इशू क्या है कि स्ट्रिक्ट बैलेंस, देयर इज नीड टू हैव अ स्ट्रिक्ट बैलेंस टू अपहोल्ड द जो मैजेस्टी ऑफ कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, एंड जो फंडामेंटल राइट है ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसमें। उसके साथ साथ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो एक टर्म है, एक वेग एंड वाइड है जुरिडिक्शन, ठीक है। एक वाइड टर्म है जिसको मतलब हम जो सुओ मोटो से एक कोर्ट को पावर होती है सुओ मोटो की, जो इवोक कर सकते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। जो अगर हम देखा जाए तो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का, दैट नो वन मे बी द जज इन हर ओन केस इज और ओन केस, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, ठीक है। एक केस हुआ था नंदालाल भनवानी, ठीक है। तो ही हैज मतलब उन्होंने he has tussled the shoes toward the court and due to this he has to face a 4 month of imprisonment, ठीक है, and limited right to appeal, ठीक है। एक रिव्यू पिटीशन का भी जो प्रोविजन है इन द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दिया गया है, जिस पर्सन ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये किया है, मतलब जिसने इवोक किया है, मतलब जिसने हेल्ड किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, ठीक है, राइट टू रिव्यू पिटीशन भी दिया है, ठीक है। इम्पैक्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, ठीक है। ये कोर्ट ऑर्डर कैन समटाइम बी ब्लैकमेल द एग्जीक्यूटिव बिकॉज इफ देयर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड दैट टाइम समहाउ इट कैन यूज एज अ यूज टू ब्लैकमेल द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फॉर द ब्लैकमेलिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव भी हेल्प हो सकता है। उसके साथ साथ मिसएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग द फोर्स एंड लॉजिस्टिक, ठीक है। इंटरनेशनल पार्टीज प्रैक्टिस देखे जाए तो ऑफेंसेस ऑफ स्कैंडलाइजेशन स्टिल कंटिन्यू है इंडिया में, ठीक है, एंड इट इज अबॉलिश इन द केस ऑफ यूएसए, कनाडा एंड इंग्लैंड, ठीक है। ये है इश्यूज रिलेटेड टू द कोर्ट, ठीक है। हमने जो अभी 5-6 इश्यूज डिस्कस किए हैं वो। अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अ सेंसर ऑफ स्पीच एंड सेंसर ऑन स्पीच, फ्री स्पीच, ठीक है। तो देखा जाए तो
डेमोक्रेटिक रिफॉर्म प्रोसेस है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव अगर पर्सन कंस्ट्रक्टिव डिफरेंसेस इन ओपिनियन एंड सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टिव डिबेट नहीं रहा, ठीक है, कोई सजेशन नहीं रहा है, ओपिनियन नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो डेमोक्रेसी है उसको कम कर सकता है, मतलब वो डेमोक्रेसी को हार्म हो सकता है, ठीक है। राइट टू डिफर, ठीक है, एवरी पर्सन के डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, तो उनको राइट है कि वो क्रिटिसाइज कर सके, ठीक है। और जो इंडिविजुअल ओपिनियन है किसी के भी बारे में, तो वो ऐसे नहीं बोल सकते वो कंप्लीटली किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद बाय सेंसरिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच द जुडिशियली सीम टू इंडिकेट दैट द इंस्टीट्यूशन इज इनफ्लेबल एंड दे आर सुपीरियर, ठीक है। अगर जब आप सेंसरिंग इन केस ऑफ अ फ्रीडम, देन जुडिशियली ऐसे दिखा रहा है कि जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है इट एक्ट्स एज अ सुपीरियर, ठीक है। एंड सेल्फ प्रोटेक्टिव नेचर, ठीक है। पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते हैं इन केस ऑफ अ कंटेम्प्ट ऑफ, मतलब इन केस ऑफ देयर ओपिनियन, ठीक है। इट डजंट मीन दैट अ पर्सन इज डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और सेंसर ऑफ स्पीच, फ्री स्पीच, ठीक है, वो सेंसर कैसे लगाते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ अ फ्री स्पीच, ठीक है। अभी वे फॉरवर्ड क्या है इस केस में, ठीक है। अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो लॉ है इंडिया में, तो वो एक डिस्क्रिप्शनरी इन नेचर है, तो उसको प्रॉपरली जो है इट शुड बी मेड मोर डिटर्मिनेंट एंड प्रिंसिपल। तो जो एक डिस्क्रिप्शनरी नेचर जो है उसको एक प्रॉपरली चेक करा जाए और उसको एक प्रॉपरली इस फॉर्मेट में लाया जाए कि वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट हो जाए, एक प्रिंसिपल मैनर में उसको अप्लीकेबल किया जाए। उसके साथ साथ जो क्रिमिनल कंटेंट ऑफ कोड है शुड आइदर बी डिलीटेड और सम स्पेसिफिक गाइडलाइंस उसके रिलेटेड जो लिमिट करे पावर्स को, वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। जो जुडिशियली है उनको प्रॉपर एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए बिटवीन द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्री फ्रीडम ऑफ फ्री एंड फेयर एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड द फ्रीडम ऑफ अ फियरलेस जस्टिस, ठीक है। उसके साथ साथ जो पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट मस्ट ऑलवेज बी एक्सरसाइज कॉशियसली, ठीक है। जो पावर है कोर्ट का जो पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट के लिए, तो प्रॉपरली मतलब कॉशियसली उसको एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट पैनल हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं टू चेक द मिसयूज ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अलॉन्ग विद दिस एक जो न्यू एलिमेंट है minaria, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज अ लीगल कंसेप्ट डिनोटिंग क्रिमिनल इंटेंट और अ इविल माइंड। एस्टैब्लिशिंग द minaria ऑफ एन ऑफेंडर इज यूजुअली नेसेसरी टू प्रूव अ गिल्टी इन द क्रिमिनल ट्रायल। अगर किसी पर्सन ने क्रिमिनल ट्रायल किया हो उस केस में हम अगर minaria का एक कंसेप्ट अगर हम एस्टेब्लिश किए इस एक्ट में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मतलब minaria मतलब एक कंसेप्ट है जिसको जो डिनोट करता है क्रिटिकल इंटेंट और अ इविल माइंड, ठीक है। तो हम तो वो इस्टेब्लिश करने से जो प्रॉपर जो पर्सन है जो ऑफेंडर है जो नेसेसरी उसको एक गिल्टी इन द क्रिमिनल ट्रायल हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ जो प्रोसीडिंग है वो प्रॉपरली जो इंडियन एविडेंसेस एक्ट है एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। और पनिशमेंट फॉर द कंटेम्प्ट इज इनएडुकेट, ठीक है। तो एक जो इनएडुकेट है जो पनिशमेंट इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिटेरेट द स्पेशल स्पेशली विद रिगार्ड टू द फाइन, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वे फॉरवर्ड बता सकते हैं। अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो आप ये वे फॉरवर्ड अच्छे से लिख सकते हैं। उसके साथ साथ शुड द प्रोविजन शुड बी रिटेन और नॉट, ठीक है। जो प्रोविजंस दिए हैं इस एक्ट में, ठीक है, वो रिटेन होने चाहिए कि नहीं। तो 2018 में जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने लॉ कमीशन को बोला था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है 1971 का उसको वो एग्जामिन करे। तो उन्होंने कहा था कि देर इज नो नीड फॉर द अमेंडमेंट। क्यों उन्होंने कहा था, क्योंकि हाई नंबर ऑफ केसेस आर ऑलरेडी इन द रिलेटेड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन द हाई कोर्ट, ठीक है। उस टाइम में अगर आप डेफिनेशन को अमेंड करते हो तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट करेंगे ऑन द लॉ एंड इट विल बी लेसन द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल फॉर हैविंग फॉर द कोर्ट, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो सोर्सेस ऑफ कंटेम्प्ट है तो उसका जो मतलब कोर्ट derive the contempt power from the constitution, ठीक है। and if you delete the offenses from the act it will not impact the inherent constitution power ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट टू पनिश एनीवन फॉर द कंटेम्प्ट। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी है सुप्रीम कोर्ट को, अगर आप एक्ट में से कुछ प्रोविजन आप मतलब आप कुछ मॉडिफिकेशन लाते हो तो वो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है टू पनिश द कंटेम्प्ट वो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अभी इम्पैक्ट जो होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, इन केस ऑफ अ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है जो सुपीरियर कोर्ट है फॉर द पनिशिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। अगर इन केस ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट हैज आल्सो पावर फॉर द punishment for the contempt of court, ठीक है। for and also high court has the power to discuss the cases of the subordinate court contempt, ठीक है। तो कमीशन ने आर्ग्यू किया है कि if the definition of a contempt is narrow subordinate court will suffer as there is no remedy to address their केसेस ऑफ देयर कंटेम्प्ट, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन ऑफ कंटेम्प्ट हमने नैरो कर दी तो जिसकी वजह से जो है सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स है उनकी जो रेमेडीज या उनको
प्रॉपर वो कंटेम्प्ट जो केसेस है उसको हैंडल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और अगर हम इंटरनेशनल कंपेरिजन कर दें तो कंपेयर विद द अदर इंटरनेशनल पार्टीज तो देखा जाए तो जो एबॉलिश हो गया है जैसे ब्रिटेन में, ठीक है, तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केसेस है वो एबॉलिश मतलब अबॉलिश कर दिया गया। तो इंडियन में काफ़ी सारे जो लेजिस्लेटिव गैप इस्टेब्लिश हो सकती है, ठीक है, इंडिया में इट कैन लीव अ लेजिस्लेटिव गैप। एडवोकेट सेफगार्ड इनटू द एक्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मिसयूज, ठीक है, एडवोकेट अगर सेफगार्ड हम इस्टेब्लिश करें इन एक्ट पे टू प्रोटेक्ट द मिसयूज, then in this case the court will not prosecute all cases of the contempt, ठीक है। note that the act will understand the judicial scrutiny and therefore there will be no reason for the amendment, ठीक है। तो जो एक्ट है वो अंडरस्टूड करते हैं जुडिशियल स्क्रूटिनी को, तो उसको जो चेंजेस रहे तो वो कहीं भी अमेंडमेंट के उसमें उतनी नीड नहीं है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन कोर्ट पावर, ठीक है, अगर रेस्ट्रिक्शन लाए इस एक्ट को अमेंड करने के बाद तो काफ़ी सारी एम्बिग्यूटी ऑफर हो सकती है, ठीक है। अभी हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूड इस तरह कर सकते हैं कि इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड मैलिशियस स्टेटमेंट, ठीक है। जो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड मॉलिशियस स्टेटमेंट में एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लाना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो कंटेम्प्ट के केस है उसको कॉशियसली हैंडल करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो रिसेंटली जो था यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि देयर शुड बी अ सब कैटेगराइजेशन इन द अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज ओबीसी। तो ओबीसी जो होते हैं इट इज जो अब उनकी डेफिनेशन देखी जाए तो दे आर द पर्सन हु हैज क्लासिफाइड विद द एजुकेशनल एंड सोशल डिसएडवांटेज, ठीक है। और वो एक वास्ट ग्रुप है, हेट्रोजीनियस ग्रुप है जहाँ पे काफी सारी जातीज या सब क्लास भी आते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ओबीसी ऑल्सो इंक्लूड द लैंड ओनिंग कम्युनिटीज इन बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया alongside poorer section of a society living in the substantiate laborer, ठीक है। तो मोर न्यूज में क्यों था कि एक यूनियन जो गवर्नमेंट ने 4 मेंबर कमेटी सेटअप की है जिसका जो हेड है वो है जस्टिस रोशनी, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 340, ठीक है, जो एम्पावर करती है टू इम्प्रूव द इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग बेनिफिट अमंग द ओबीसी, ठीक है। आर्टिकल जो 340 है, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो बताता है कि फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। वो एक राइट देता है कि तो अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। मैंडेट क्या है इस कमीशन की, मैंडेट देखा जाए टू एग्जामिन द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बेनिफिट ऑफ अ रिजर्वेशन, ठीक है। जो बेनिफिट है रिजर्वेशन का वो प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, या उसमें इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी है वो देख सकते हैं, ठीक है। जो ओबीसी को देखा जाए तो 27% ऑफ रिजर्वेशन है इन केस ऑफ अ जॉब एंड एजुकेशन, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस मैंडेट ऐसा है कि जो कोई मैकेनिज्म है या नॉर्म है, पैरामीटर्स है, उस इन द फॉर्म ऑफ अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, ठीक है। बैकग्राउंड देखा जाए तो मंडल कमीशन, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि मंडल कमीशन फॉर्म हुई थी फॉर हैंडलिंग सच केसेस, ठीक है। तो 1990 में यूनियन गवर्नमेंट था, उन्होंने अनाउंस किया था कि जो ओबीसीज है उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाए इन केस ऑफ अ जॉब इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज एंड द पब्लिक सेक्टर, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द डिसीजन वाज बेस्ड ऑन द मंडल कमीशन रिपोर्ट, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट थी 1980 का, उसके अकॉर्डिंग 27% रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब एंड द पब्लिक सेक्टर दिया गया था ओबीसीज को, ठीक है। एंड इट इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मंडल कमीशन ने मैंडेट किया था इट इज टू आइडेंटिफाई द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस टू एड्रेस द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वाज इंप्लीमेंट किया गया था इन 1992 को, और जो पर्टिकुलर जो एजुकेशन कोटा रिलेटेड जो प्रोविजन थी वो ऐड की गई इन 2006 को, ठीक है, अंडर द आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस जो पर्टिकुलर जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज है, ठीक है, उनके लिए जो क्रिमिनल लेयर क्राइटेरिया ऐड किया गया, ठीक है, ठीक है, जो ऐड किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द रूलिंग ऑफ इंदिरा सहानी जजमेंट 1992, ठीक है। जो पर्सन की इनकम 8 लाख या 8 लाख से अपोव है वो बिलोंग करते क्रिमिनल लेयर से, ठीक है, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन, ठीक है। आइडिया ऑफ सब कैटेगराइजेशन क्यों था, ठीक है, आइडिया क्यों कहाँ से आया है और क्या है आइडिया में, ठीक है। तो जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास रिपोर्ट थी ऑफ 1955
उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए ओबीसी इनटू द बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी, ठीक है। उसके साथ साथ जो मंडल कमीशन रिपोर्ट थी 1979 में, वहाँ पे भी एक डिसेंट नोट एक मेंबर ने लिखा था कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए इन द इंटरमीडिएट एंड डिप्रेस बैकवर्ड क्लासेस में, ठीक है। तो फाइनली जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है उन्होंने प्रपोज किया 2015 में कि ओबीसी एक 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ग्रुप ए जो फेस करते हैं सोशली इकोनॉमिकली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड्स है, ठीक है, जो कंसिस्ट करते हैं एबनॉर्मल ट्राइब्स, ठीक है, नोमैडिक्स या सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उस जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन कैरी आउट करते हैं उसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में क्लासिफाई किया है। जो मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं consist of a vocational group carrying on with the traditional occupation, okay, and third one is a backward classes, ठीक है, group C comprising of those comparatively for more forward, ठीक है। जो इन दोनों जो क्राइटेरिया है A एंड B उनसे जो थोड़े मतलब अच्छे हैं उनको ग्रुप C कैटेगरी में ऐड किया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड नेशनल कमिटी ऑन बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, तो उसमें 11 स्टेट का है, जो 11 स्टेट इंक्लूड होते हैं वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु, ठीक है। उनमें सब कैटेगराइजेशन है ओबीसी में इन द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उनमें रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। अभी नीड क्यों है कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ये रिकमेंडेशन क्यों है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो बेनिफिट मिलेगा फॉर द रिजर्वेशन, देखा जाए तो जो बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन का वो काफी लिमिटेड सेक्शन को ही मिलता है। जो रिपोर्ट है रोशनी जस्टिस रोशनी की, उन्होंने हाईलाइट किया है कि टोटली 2633 सेंट्रल लिस्ट है ओबीसी की, उनमें से 1900 जो कास्ट है वो आर नॉट प्रोपोर्शनली बेनिफिटेड, उनमें से जो 1900 कास्ट है वो प्रॉपर्ली उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है, और जो हाफ ऑफ 1900 कास्ट है आर नॉट अवेल फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड एट ऑल, ठीक है, उनको कहीं तरीके से रिजर्वेशन ही मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ कमिटी ने और हाईलाइट किया है कि 25% ऑफ बेनिफिट है फॉर द ओबीसी रिजर्वेशन, ठीक है, कि ओनली 10% ऑफ आर वेल फॉर द सब कास्टेज, 10% जो कास्ट है उनको सिर्फ मतलब अब तक मिल रहा है, ऐसा बोला है उस कमेटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो कमिटीज हैं जो काफी सारे जो कास्ट है, ठीक है, कमिटीज ने ऐसे भी बताया कि जो काफी सारे कास्ट है जिनको बेनिफिट अभी तक नहीं मिला है, जैसे कि जो कालीग्रस कम्युनिटीज है, ठीक है, उसके साथ साथ सिलीग्रस, सराहनी जैसे टाइप के जो कम्युनिटीज हैं उनको भी जो है बेनिफिट नहीं मिला है रिजर्वेशन का, ठीक है। एंड बेनिफिट आर टिल्टेड टुवर्ड द इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इन सबसेक्शन, जो ओबीसीज में जो थोड़े इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सबसेक्शन है उनको बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा दिखाया, मतलब उस कमेटी को फाउंड हुआ है, ठीक है। रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड, तो रिकमेंडेशन क्या दी है कि जो फिक्स कोटा है ऑफ बिटवीन 8 to 10% विद इन द 24% ऑफ ओबीसी कोटा फॉर ऑलमोस्ट 1900 caste from among the central list of 2633 OBCs, ठीक है, जो एक फिक्स कोटा दिया जाए 8 to 10% का विद इन द 27 जो परसेंट है ओबीसी का फॉर द 1900 कास्ट, ठीक है, जो टोटल लिस्ट है उनमें से, ठीक है, 1900 कास्ट जो कंसिडर करता है वो 2 to 3% ऑफ द टोटल सीट, ठीक है, एंड द सब कैटेगराइजेशन to be based on the relative benefit among the OBCs and not on the socially backwardness, ठीक है, जो relative benefit मिल रहा है OBCs का उसके बेस पे सब कैटेगराइजेशन है, और जो socially backwardness के फैक्टर पे वो applicable नहीं है। What are the challenges during the implementation of a sub categorization, ठीक है, तो जो देखा जाए जो political sensitivity of the issue, ठीक है, जो काफी सारे जो OBC related political मतलब लीडर्स है या काफी सारे जो पॉलिटिकल सेंसिटिव इश्यूज अराइज हो जाएंगे अगर ये जब सब कैटेगराइजेशन है वो अगर लाया जाए तो, ठीक है। एंड जो मेनी सेक्शन है वो ऑब्वियसली इसके खिलाफ काफी सारे जो आंदोलन है या काफी सारे रिवॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो अपकमिंग बिहार का जो इलेक्शन है वो भी कहीं ना कहीं इस पे अफेक्ट कर सकता है। अलॉन्ग विद दिस यूज ऑफ ओल्डर एंड अनरिलायबल एस्टिमेट, ठीक है, जो ये इम्प्लीमेंटेशन है वो देखा जाए तो जो सेंसस हुआ था 1931 में, ठीक है, एंड नॉट मोर देन द रीसेंट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर ऑफ 2011, ठीक है, उसको नहीं कंसिडर करके जो एक
फिगर दिया गया है, वो फिगर जो दिया है काउंट ऑफ ओबीसीज, वो दिया गया अकॉर्डिंग टू द 1931 सेंसस, ठीक है, 1931 सेंसस, ठीक है। तो 500 जो न्यू कास्ट जो रिकमेंड की थी, मतलब जो न्यू कास्ट ऐड हुई थी इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, ठीक है, जो इम्प्लीमेंट की थी ऑफ मंडल कमीशन, वो जो 500 न्यू कास्ट है वो ऐड नहीं है इन 1931 सेंसस में, ठीक है। और जो 1931 का सेंसस हुआ था, इट डज नॉट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ अ प्रिंसली स्टेट दैट वेयर नॉट रूल्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है। जो सेंसस हुआ था उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट में जो पॉपुलेशन था, जो ब्रिटिश टाइम पे उनका जो वहाँ पे जो पीपल्स का जो काउंट था वो भी एडेड नहीं था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबिलिटी ऑफ अ सोशल एंड इकोनॉमिक सॉरी एजुकेशनल स्टेटस, ठीक है, एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ऑफ अ सोशल एंड एजुकेशनल स्टेटस। एंड इफ वी आर गोइंग टू फाउंड, मतलब इन्फॉर्मेशन अगर ढूंढने का कोशिश भी करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिकली वो एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। बिकॉज देखा जाए तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ कास्ट है और उसमें भी कास्ट में भी सब कास्ट है, इसलिए काफ़ी सारी डिफिकल्टीज होंगी। उसके साथ साथ स्टेट टू स्टेट भी काफ़ी सारे वेरिएशन है, ठीक है। व्हाट मोर कैन बी डन टू इंश्योर द इक्विटेबिलिटी ऑफ अ बेनिफिट, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे जो क्रिटिसिज्म है या काफ़ी सारे जो चैलेंजेस है उसको इंश्योर वो छोड़ के हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रिवाइज कर सकते हैं जो क्रीमी लेयर की सीलिंग है, जो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस है, कहीं ना कहीं जो इनकम लिमिट है क्रीमी लेयर की वो कहीं ना कहीं रिवाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एनसीबीसी का जो वर्क है उसको भी एक मतलब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देके उसको भी उसका जो वर्क है वो भी एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। उसके पावर्स जो है वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। जो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के बारे में जानते हैं, जो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस है वो आती है अंडर द आर्टिकल 338, ठीक है, फॉर एड्रेसिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ ओबीसीज, तो जो भी ग्रीवेंसेस है ओबीसीज के उसको हैंडल करने के लिए जो है वो उसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। एंड इट वाज अ नेशनल कमीशन ऑफ अ शेड्यूल कास्ट दैट अरेस्ट सॉरी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है दैट इज फॉर द एड्रेसल एंड द ग्रीवेंसेस ऑफ ओबीसीज, ठीक है। अप टिल नाउ पहले ये थी जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के अकॉर्डिंग जा रहा था, पर अभी एक न्यू आर्टिकल ऐड होके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऐड हो गया है, ठीक है। जो प्रेजेंटली देखा जाए तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट जो है 1993 का, एज द आर्टिकल 338B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली रिकमेंडेड इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ क्लासेस फ्रॉम द ओबीसी लिस्ट एंड द लेवल ऑफ इनकम दैट कट ऑफ द क्रीमी लेयर अमॉन्ग दिस कास्ट फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तो इनको राइट मिलता है कि वो रिकमेंड करें रिलेटेड टू द प्रोविजन रिलेटेड टू द एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन ऑफ द क्लासेस, ठीक है। उसके साथ साथ जो क्रीमी लेयर रिलेटेड जो प्रोविजन है या इनकम रिलेटेड जो है उसको देखने का जो कैपेसिटी है वो उसका कमीशन को दी जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल जो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, 123 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दैट इंक्लूड्स द 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो एम करता है टू प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी दैट विल गिव द पावर अकीन टू द कमीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एससीबीसी, द फंक्शन परफॉर्म बाय एनसीबीसी आर नाउ बीन ट्रांसफर बाय द न्यू पैनल, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हुआ था, मतलब जो हुआ था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था, उनका मेन एम था कि एक प्रोवाइड करे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड अकीन द पावर टू द कमीशन ऑफ अ सोशल एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। एंड रिसेंटली देखा जाए तो एससी का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है बाय द न्यू पैनल, ठीक है। अभी वो पैनल में 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। की फंक्शन इस पैनल का ये है कि वो ग्रीवियंसेस जो है वो उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करे, ठीक है। वो ग्रीवियंसेस जो है उसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व करे, ठीक है। और जो रिजर्वेशन है उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करे, ठीक है। उसके साथ साथ जो कंप्लेंट है फॉर द डिप्रेवल ऑफ राइट हैंड राइट्स है उसको वो भी केसेस है उनको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उस जो कमिटी है जो पैनल है उसकी पावर में आते हैं, ठीक है। एंड दे ऑल्सो हैव अ पावर टू मूव टू द सिविल कोड एंड द अमेंडमेंट ऑल्सो सजेस्ट द चेंजेस। ये अमेंडमेंट जो हुई थी वो और क्या चेंजेस लाती है कि आर्टिकल 342A एंड आर्टिकल 366, ठीक है। आर्टिकल 340A रिलेटेड टू द सेंट्रल लिस्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल educational backward classes, and article 366 contain the definition used in the constitution unless specifically state otherwise, ठीक है। रिसेंट न्यूज भी ऐसे में भी है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स है उनमें भी सब कैटेगराइजेशन किया जाए, इसके लिए जो 5 बेंच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेटअप हुआ है। एंड बैकग्राउंड देखा जाए तो ईवी चिन्नाविस केस जो था 2005 का, तो वहाँ पे था कि ऑल जो शेड्यूल कास्ट है कैन एंजॉय एंड मस्ट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ अ रिजर्वेशन रिगार्डलेस टू द इंटर कास्ट इंटर स्टेट इनइक्वालिटी, जो इंटर मतलब उनके जो
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स थे उनके बीच में वो प्रॉपरली जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो एंजॉय कर सकते हैं, रिगार्डलेस देर इज एनी इनइक्वालिटी रिगार्डलेस टू द इंटर, मतलब उनके बीच में अंदर में जो होती है अगर कोई इनइक्वालिटी हो फिर भी वो हर एक जो कास्ट का मेंबर है वो शेड्यूल कास्ट का, तो वो प्रॉपरली जो बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन का वो उसको मिले, ठीक है, वो एंजॉय कर सके उसके साथ, बिकॉज द प्रोटेक्शन इज बेस्ड ऑन द एजुकेशन, नॉट बेस्ड ऑन द एजुकेशनल इकोनॉमी और अदर फैक्टर, ठीक है, जो एजुकेशन या इकोनॉमी के बेस पे वो रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, उनको रिजर्वेशन एक सोल मेन क्राइटेरिया पे दिया था जो पर्सन ने एक जो अनटचेबिलिटी उस टाइम पे फेस की थी, ठीक है। bench is in favor of giving a preferential treatment to the certain scheduled caste over other to ensure the equal representation of a scheduled caste, ठीक है। तो अभी बेंच का ऐसा मानना है कि जो शेड्यूल कास्ट में जो जिस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वो लोअर है उनको एक प्रॉपरली जो जिस शेड्यूल कास्ट पर्सन की जो स्टेटस इंक्रीज हो गई है, मतलब एक प्रिफरेशनल स्टेट में ट्रीटमेंट दिया जाए शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट के पीपल्स को, टू इंश्योर दैट कि वो जो बाकी जो जिनकी कंडीशन थोड़ी सुधार गई है शेड्यूल कास्ट की उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन या इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, ठीक है। नीड क्यों है फॉर द सब कैटेगराइजेशन की नीड ऐसे है क्योंकि कुछ जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है रिजर्वेशन में इन केस ऑफ अ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, काफी सारे जो शेड्यूल कास्ट में जो पीपल है उनको भी काफी सारे जो है सब कैटेगराइज जो है शेड्यूल कास्ट में उनको रिजर्वेशन का राइट अब तक मिला नहीं है प्रॉपरली, इसलिए, ठीक है, रिजर्वेशन मिला है बट पीपल आर डिप्राइव्ड फ्रॉम द रिजर्वेशन, ठीक है। एंड along with this the possible method to जो introduce कर सकते for sub categorization that is the creamy layer concept they can be added, along with this a prepositional statement भी add कर सकते हैं, ठीक है। the next is the demand for the sixth schedule status। तो अभी recently देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है या असेंबली उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया that their states will be included in the sixth schedule, ठीक है। उसके पहले हम जानते हैं कि इनर लाइन परमिट क्या होता है। तो इनर लाइन परमिट एक डॉक्यूमेंट है जो अलाउ करती है जो इंडियन सिटीजन है तो वो विजिट कर सकते हैं और स्टे कर सकते हैं एक स्टेट में जो प्रोटेक्टेड है अंडर द इनर लाइन परमिट सिस्टम, ठीक है। जो इनर लाइन परमिट सिस्टम का जो एरिया है वो जो प्रोटेक्टेड है तो उस डॉक्यूमेंट मतलब उसको जो अगर इनर लाइन परमिट रही हमारे पास तो हम उस पर्टिकुलर एरिया में जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिसेंटली देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम आर प्रोटेक्टेड इन द इनर लाइन परमिट, और रिसेंटली मणिपुर को ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये 4 स्टेट है, ठीक है, आप याद रखिए जो 4 स्टेट दिए हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम आर प्रोटेक्टेड अंडर द इनर लाइन परमिट। उसके साथ साथ जो रिगार्डिंग द फॉरेनर को जो है उनको भी are restricted to stay, ठीक है, दे आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट द जो भूटान के जो रेसिडेंट है, ठीक है, उनको एक्सेप्शनल छोड़ के जो एवरी फॉरेनर हु डिजायर टू एंटर इन द स्टेट एंटर और स्टे इन द प्रोटेक्टेड एरिया और रेस्ट्रिक्टेड एरिया आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ स्पेशल परमिट, ठीक है, उनको भी स्पेशल परमिट ऑब्टेन करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्ट एरिया परमिट और रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, ठीक है। अभी रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ दिस न्यूज दैट द अरुणाचल प्रदेश डिमांडिंग फॉर द सिक्स शेड्यूल देखा जाए तो बैकग्राउंड देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट हैज डिमांड टू पुट द स्टेट अंडर द सिक्स शेड्यूल टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द कस्टमरी राइट्स ऑफ द ट्राइब well people regarding the ownership and transfer of a land and protect the product of the state, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट का डिमांड इसलिए है कि वो प्रोटेक्ट कर पाए और सेफगार्ड कर पाए जो कस्टमरीज लॉज है ऑफ ट्राइबल पीपल रिगार्डिंग टू द ओनरशिप, ठीक है। उसके साथ साथ इन 2004 एंड 2007 में 2 रिजोल्यूशन पास किए गए थे फॉर द क्रिएशन ऑफ अ मोनो ऑटोनोमस रीजन एंड पटकाई ऑटोनॉमस काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, ठीक है, बट वो जो सेंटर ने उसको अप्रूवल नहीं दिया वो अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। अर्लियर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड किया था डिमांड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेव द आर्टिकल 371H एंड पुट द अरुणाचल प्रदेश अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371A एंड 371G, ठीक है, इन द लाइन ऑफ विद द नागालैंड एंड मिजोरम, ठीक है। उसके भी पहले अरुणाचल प्रदेश ने डिमांड किया था कि वो वेव कर रहे आर्टिकल 371H एंड पुट द आर्टिकल जो है 371A एंड 371 जहाँ पे नागालैंड मिजोरम के लिए दिया गया है उसमें हमको ऐड किया जाए, ऐसे उन्होंने कहा था, ठीक है, उन्होंने डिमांड किया था। तो आर्टिकल 371A एंड 371G जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन देता है विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस हो या सोशल या प्रैक्टिसेस हो, उसके साथ साथ जो कस्टमरीज लॉज होते हैं और जो राइट ऑफ ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड होता है फॉर द ट्राइबल पीपल ऑफ अ स्टेट ऑफ नागालैंड एंड मिजोरम के लिए स्पेशल जो
प्रोटेक्शन है दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ 371A एंड 371G। ठीक है, आर्टिकल जो 371H है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट गवर्नर हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन इन द रिलेटेड थ्री टू। ठीक है, देयर टू। ठीक है, जो गवर्नर है उसको स्पेशल राइट दिया जाता है टू फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, एंड जो प्रेजेंट देखा जाए जो अरुणाचल प्रदेश है हैज अ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अंडर में आता है ऑफ 1873 जो प्रोहिबिट करता है ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया इन एंटरिंग द अरुणाचल प्रदेश विदाउट अ वैलिड इनर लाइन परमिट मैंने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो अभी 6 शेड्यूल का वो डिमांड क्यों कर रहे हैं, तो 6 शेड्यूल में ऐसी कुछ खासियत होंगी तो इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। तो 6 शेड्यूल में ऐसी क्या खासियत है, तो रिसेंटली जो 6 शेड्यूल है वो एम्पावर करता है पावर टू ट्राइबल कम्युनिटी टू एडमिनिस्टर करे उनके ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो रिसेंटली 4 स्टेट है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जिसको 6 शेड्यूल में ऐड किया गया है अकॉर्डिंग टू अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 244(2) एंड 275(1). ठीक है, जो एरियाज ऐड किए गए यहाँ पे जो एरियाज दी है जैसे आसाम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। ठीक है, काबरी एंग्लो ऑटोनोमस काउंसिल, दिमा हसोन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, मेघालय का एरिया देखें तो गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जयंतिया हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। त्रिपुरा का एरिया देखा जाए जहाँ पे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम का एरिया देखा तो चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लाल लई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एस्टेब्लिश है। ठीक है, जैसे 6 शेड्यूल 4 एरिया के लिए अप्लीकेबल है, 4 स्टेट के लिए अप्लीकेबल है, तो इनके पर्टिकुलर जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है इन पर्टिकुलर एरिया में है जो अभी मैंने जिनके नाम बताए। ठीक है, तो 6 शेड्यूल के अकॉर्डिंग आर्टिकल जो 244 है वो स्पेशल प्रोवाइड करता है स्पेशल सिस्टम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एरिया जो डेजिग्नेट है एज अ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल टाइप। और जो आर्टिकल 275 है उनके अकॉर्डिंग जो है स्पेशल प्रोविजन है फॉर द स्टैट्यूटरी ग्रांट। ठीक है, जो चार्ज किया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे भी एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी ग्रांट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया को। ठीक है, जो फॉर द वेलफेयर ऑफ दैट पीपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 275। ठीक है, हम जानते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 3 होते हैं। ये 3 के आर्टिकल कौन से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, उसके साथ एडवांटेज क्या है इफ दे एनी पर्टिकुलर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। ठीक है, एडवांटेजेस देखे जाए तो वो बेनिफिट करेगा कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक डिजोल्यूशन ऑफ पावर है। ठीक है, प्रमोट करेगा जो उस पीपल के डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इंडिविजुअल्स राइट जो है ठीक है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके साथ साथ जो फंड का ट्रांसफर होगा उस रीजन में उसको वो कहीं ना कहीं स्पीडी डेवलपमेंट के लिए भी यूज होगा। ठीक है, जो एडवांटेज है वो है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टैब्लिश होती है। ठीक है, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जो स्टैब्लिश की जाती है। मोस्टली ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होता है वो 30 मेंबर्स का होता है, जो उसमें से 4 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं बाय द गवर्नर एंड रिमेनिंग जो 26 है वो इलेक्टेड किए जाते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 टर्म। उसके साथ साथ एडवांटेज ऐसा है कि ऑटोनोमस रीजन है। ठीक है, इफ देयर इज एनी डिफरेंट शेड्यूल टाइप इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट द गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन से उस पर्टिकुलर एरिया को एक ऑटोनोमस रीजन करके डिक्लेयर कर सकता है। उसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव पावर है ठीक है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है आर एम्पावर्ड टू हैव देयर लेजिस्लेटिव लॉ एंड ड्यू टू द एंड विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। ठीक है, वो अपने लेजिस्लेटिव लॉ रख सकते हैं, उसके साथ साथ उनका अप्रूवल लगता है गवर्नर का। अभी लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ अ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेशन ओवर द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, जो भी एक्ट्स पास होते हैं पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेशन के उस पर्टिकुलर एरिया में अप्लीकेबल नहीं होते हैं अंटिल द प्रेसिडेंट और द गवर्नर गिव द अप्रूवल। ठीक है, एंड जुडिशियल पावर देखा जाए तो काउंसिल हैज कंस्टिट्यूट अ विलेज कोर्ट। जो काउंसिल है जो ऑटोनोमस काउंसिल है उन्होंने एक जो विलेज कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया है। ठीक है, जो विलेज कोर्ट है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो विलेज रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प होगा। ठीक है, एंड रेगुलेटरी पावर दी जाती है। रेगुलेटरी पावर के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो कैन एस्टैब्लिश एंड कंस्ट्रक्ट द प्राइमरी स्कूल, जो डिस्पेंसरी है, फिशरी है, मार्केट्स है या फिशरी रिलेटेड है, कुछ मार्केट्स है, उसके साथ साथ रोड है। ठीक है, वो भी डेवलप कर सकते हैं। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन जो है ठीक है, उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट जो रीजनल काउंसिल्स है उनको एम्पावर किया है कि वो एक्सेस कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं लैंड रेवेन्यू एंड इम्पोज कर सकते हैं स्पेसिफिक टैक्सेस। ठीक है, तो ये जो काफी सारे जो बेनिफिट हैं इन द इंक्लूजन ऑफ अ 6 शेड्यूल, इसलिए ऐसा देख सकते हैं कि जो इतने सारे बेनिफिट का लाभ लेने के लिए जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाहते हैं कि वो उनकी जो स्टेट है वो
सिक्स शेड्यूल में ऐड हो। अभी इश्यूज देखा जाए तो इश्यूज ऐसे हैं कि नो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो सिक्स शेड्यूल में काफी सारे जो उनमें जो पावर्स जो है उनका प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं देखा जाता है, ठीक है, दिखाई देता है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ अ स्टेट ओवर द कंसिल, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव पावर जो है इज ओवर द कंसिल, ठीक है, द लॉ मेड बाय द कंसिल रिक्वायर्ड द एसेंट ऑफ अ गवर्नर, ठीक है, उनको एसेंट लगता है गवर्नर का, ठीक है, फॉर एनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लॉ और फॉर द एनी अप्रूवल ऑफ द लॉ दे नीड द एसेंट ऑफ अ गवर्नर। एंड अगर एंड देर इज नो टाइमलाइन, ठीक है, तो टाइमलाइन नहीं है कि वो कितने दिन में अप्रूवल मिले, ठीक है, एंड इट कैन डिले द लेजिस्लेशन फॉर एन ईयर, ठीक है, ये भी एक इशू है लेजिस्लेटिव पावर का, ठीक है, इन द केस ऑफ सिक्स शेड्यूल। उसके साथ साथ काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं जो डिस्क्रिप्शनरी पावर दी है गवर्नर को, ठीक है, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एरिया के और जो कंसिल में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। उसके साथ लैक ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ कस्टमरी लॉ, जो कस्टमरी लॉ है उसका प्रॉपरली कोडिफिकेशन नहीं है एंड इट कैन नॉट बी मतलब इट ब्रॉट इनटू द प्रैक्टिकल यूज टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ अ ट्राइबल कल्चर आइडेंटिटी, ठीक है। लैक ऑफ स्किल प्रोफेशनल, ठीक है, जो कंसील है, ठीक है, उसमें डजंट हैव अ प्रॉपर प्लानिंग प्रोफेशनल, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग प्रोफेशनल नहीं है, जिसके वजह से जो काफी सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसमें जो प्रॉपर टेक्निकल या फाइनेंशियल कंसिडरेशन में काफी सारी दिक्कतें आती है, ठीक है। जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी देखा जाए, जो ऑटोनोमस कंसिल है वो डिपेंड करते हैं इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट फंड, ठीक है, जो अलॉकेट उनको होता है, ठीक है, एंड देर इज नो स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर रिकमेंडेशन वे टू डिवॉल्व सच फंड टू द डिस्ट्रिक्ट कंसिल, ठीक है, तो जो कोई भी एक स्टेट फाइनेंशियल कमीशन नहीं है जो डिवॉल्व करे या रिकमेंड करे फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ अ फंड इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। एंड लेटर लैक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, लैक ऑफ डेवलपमेंट ऐसा है क्योंकि जैसे सिक्स शेड्यूल में, ठीक है, पीपल को बेनिफिट नहीं मिलता है किस पार्ट में कि देर इज नो पंचायत और परिषद एट द पीपल लेवल, ठीक है, दे हैव नो पावर एंड मनी विच नॉन सिक्स शेड्यूल एरिया हैव फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, पावर और मनी नहीं होता है जो नॉन शेड्यूल एरिया को मिलता है, ठीक है, जैसे मनरेगा स्कीम्स के थ्रू हुआ उस टाइप का, ठीक है। करप्शन, ठीक है, करप्शन किस इसमें ले सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, रैम्पेड करप्शन कैन ऑफन डिटेक्टेड ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ अ सिक्स शेड्यूल, ठीक है, इन द डिफरेंट काउंसिल्स, ठीक है। इस तरीके से काफी सारे क्रिटिसिज्म भी है। अगर क्वेश्चन कभी आता है मेंस में रिलेटेड टू द सिक्स शेड्यूल, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव सेट पॉइंट्स भी लिख सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दिस एडवांटेज क्या है सिक्स शेड्यूल में ऐड होने के, उसके साथ साथ जो इश्यूज क्या है वो भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो अभी फिफ्थ शेड्यूल में रिसेंटली उसके बारे में हम जानते हैं, तो फिफ्थ शेड्यूल जो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ अ शेड्यूल एरिया, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ अ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया एक्सेप्ट द फोर स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। सिक्स शेड्यूल जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है शेड्यूल एरिया शेड्यूल टाइप का एक्सेप्ट द फोर स्टेट, ठीक है, जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। उसमें जो 10 स्टेट है जो एडेड है जो फिफ्थ शेड्यूल में, वो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान, ठीक है। और प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया एज अ शेड्यूल एरिया, और उसके साथ साथ जो गवर्नर है इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट द एप्लीकेशन टू द पार्लियामेंट, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है with special modification and exceptional, and the जो administration machineries होती हैं operate in the state are not extended to the fifth schedule area, and जो पंचायत है पेसा जो एक्ट है पंचायत extension to the schedule area act 1996 was enacted to extend पंचायत राज provision in fifth schedule area with exception and modification। तो जो पेसा एक्ट अगर applicable हो रहा है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज में तो उस एरियाज में कुछ मॉडिफिकेशन है या कुछ एक्सेप्शनल है जो ओरिजिनल एक्ट है उसको लेके, ठीक है। हाउ डज द सिक्स शेड्यूल इज डिफरेंट फ्रॉम द फिफ्थ शेड्यूल, अभी क्यों डिफरेंट है ऐसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट है, उनका मेन एक रीजन है जो है जनरल ऑटोनॉमी, ठीक है, ग्रेटर ऑटोनॉमी दी है सिक्स शेड्यूल को एज कम्पेयर टू द फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। ग्रेटर पावर आर डिवॉल्व एंड पावर टू मेक अ लेजिस्लेशन ऑन द न्यूमरस सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट में लॉ बनाने के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी दी है सिक्स शेड्यूल को एज कम्पेयर टू द फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। इन फिफ्थ शेड्यूल द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैव ओनली वन एडवाइजरी पावर, ठीक है, उनको एक ही एडवाइजरी पावर होती है टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू ओनली द मैटर रेफर टू द काउंसिल ऑफ अ गवर्नर, ठीक है। एंड द काउंसिल ऑफ फिफ्थ शेड्यूल इज क्रिएशन ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेशन वाइल द सिक्स शेड्यूल इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो फिफ्थ शेड्यूल है उसका क्रिएशन हुआ था विद द हेल्प ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर का थ्रू क्रिएशन हुआ था, और जो सिक्स शेड्यूल है वो इनिशियली एडेड था एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल पावर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ बजट फॉर देमसेल्फ जो जी है सिक्स शेड्यूल को अनलाइक द फिफ्थ शेड्यूल एरिया, ठीक है। एंड दे ऑल्सो रिसीव द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया
फॉर द डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। द लास्ट वन इज अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर द सेटिंग अप ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कंडक्ट करती है एग्जामिनेशन एट द गवर्नमेंट लेवल, ठीक है। अभी मोर ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो फर्स्ट टाइम प्रपोज की थी यूनियन बजट में 2020 को। तो और जो है NRA है वो कंडक्ट करेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, CET कंडक्ट करेंगे फॉर द रिक्रूटमेंट, किसके रिक्रूटमेंट के लिए, जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है इन गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और जो गवर्नमेंट पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, उनके लिए, उनके रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी NRA, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, कितने रुपीज सैंक्शन किए, 1500 करोड़ रुपीज सैंक्शन हुए हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। की फीचर्स देखे जाए तो NRA है जो रजिस्टर किया गया है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्री एक्ट, जो चेयर करते हैं बाय एन ऑफिसर जिसकी रैंक सेक्रेटरी लेवल तक हो इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है इस जो NRA है, एजेंसी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसके रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक है। और जो CT है वो ट्वाइस इन द एग्जाम कंडक्ट करी जाएंगी, ठीक है, फॉर द ग्रेजुएट लेवल, 12th पास लेवल एंड द 10th पास लेवल, ठीक है, फॉर द वैकेंसीज ऑफ अ वेरियस लेवल। इनिशियली ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट की जाएंगी ओनली फॉर द 3 एजेंसी, दैट इज इंक्लूडिंग RRB, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, IBPS that is Institute of a Banking Personnel and SSC, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इनिशियली इन तीनों के लिए ये इनिशियली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लेटर और बाकी जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट के लिए वो एक्सटेंड हो जाएगा। और ये जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएंगी इन द 12 लैंग्वेजेस, ठीक है। एंड जो उसका स्कोर रहेगा वो वैलिड रहेगा फॉर द 3 ईयर। एंड एडवांटेज क्या होगा, अभी डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल को देखते हैं। पहले हम स्टूडेंट का देखते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूशन को क्या एडवांटेज होगा वो देखते हैं। तो अगर स्टूडेंट का केस देखा जाए तो वो जो CET है उसका मेन एम है कि जो मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं वो रिप्लेस करेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमेशा जो एक हैसल होता है फॉर अपेयरिंग मल्टीपल एग्जाम, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो रिमूव हो जाएगा और एक सिंगल ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट को मल्टीपल एग्जाम्स की वजह से जो प्रेशर जो अपेयर करने के लिए जो फेस करना पड़ता था वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। उसके साथ साथ जो 1000 सेंटर्स जो इंडिया में कंडक्ट मतलब हेल्प करेंगी, जो CT एग्जाम है तो 100,000 सेंटर अक्रॉस द इंडिया स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसमें जो एग्जामिनेशन है देयर विल बी द एग्जामिनेशन सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, जिसकी वजह से वुमेन्स जो है जो उस कहीं दूसरे प्लेस में जाकर एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उनको भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहेगा तो वो पर्टिकुलर अपने डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जाम है वो दे पाएंगे, ठीक है, वो इंकरेज करेंगे वुमेन कैंडिडेट को। उसके साथ साथ जो कॉमन रजिस्ट्रेशन रहेंगी वो कॉमन सिंगल फी रहेंगी, ठीक है, जिसकी वजह से जो रिड्यूस करेंगे फाइनेंशियल बर्डन विल मल्टीपल एग्जाम imposition and along with the जो एक प्लान एक आउटरीच एंड अवेयरनेस फैसिलिटीज इन द फॉर द पीपल ऑफ जो कैंडिडेट रूरल एरिया के हैं उसको भी कहीं ना कहीं अब एक प्रॉपर अवेयरनेस मिल जाएंगी, ठीक है। अगर इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग ऑन सेटिंग ऑफ द एग्जाम सेंटर ऑफ द एग्जाम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम नए सेंटर का जो कोई भी इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम कंडक्ट करते हो जो सेंटर वो बनाते हैं तो उसके लिए भी जो स्पेंडिंग होती है वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एक सिंगल एलिजिबिलिटी टेस्ट रहेंगी तो वो रिड्यूस करेंगी, रिड्यूस द रिक्रूटमेंट साइकिल लीडिंग टू द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बाय फिलिंग द वैकेंसीज क्विकली, ठीक है। एक सिंगल टेस्ट रहेंगे जिसकी वजह से जो काफी लॉन्ग प्रोसेस जाता है रिक्रूटमेंट साइकिल का वो भी डिक्रीज होगा, वर्कलोड भी कम हो जाएगा और उसके साथ साथ वैकेंसीज भी जल्दी फिलफिल होंगी। और ये जो टेस्ट है कहीं ना कहीं ट्रांसपरेंसी इफिशियंसी फॉर द रिक्रूटमेंट साइकिल, ठीक है। इस तरीके से आज जो पॉलिटी का पार्ट है हमने प्रॉपरली पूरा कवर कर दिया है, ठीक है। जो 5 टॉपिक्स थे मैंने पूरे डिस्कस कर दिए, ठीक है। सो जो टॉपिक्स है हमारा पॉलिटी का वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पूरे न्यूज़ कवर कर दिए। सो इफ़ यू आर न्यू इन चैनल प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।